तो चलिए मेहमानों से तारुफ आपका करा देते हैं और स्वागत कर लेते हैं सबसे पहले डॉक्टर आशीष जायसवाल का, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। पल्मोनोलॉजिस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रुक कर लेते हैं डॉक्टर आशीष जायसवाल का। डॉक्टर आशीष, सर्दियाँ जो है नज़दीक हैं और हम देख रहे हैं जिस तरह से पोल्यूशन जोर पकड़ रहा है, तो जाहिर तौर पर एस्थमा की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगी। डेफिनेटली जो ये यूजुअली जो एस्थमा एक्सेसरबेशंस आते हैं, जब भी वायरल नए वायरस रहते हैं या पॉलन या कोई एलर्जन नए आते हैं, तब इनका एक्सेसरबेशन, तब इसका अटैक पड़ता है। कोई अस्थमा को एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बार बार रिकरेंसेस होते हैं जब भी ऐसे कोई इफेक्ट्स आते हैं। और सबसे बड़ा इफेक्ट इसमें पॉल्यूशन का है। जब भी ऐसा वेदर चेंज होता है, चेंज ऑफ वेदर में जो स्मोक की लेयर है जो कि हमारे आसपास रह जाती है, जो कि जाती नहीं है, जिसके कारण अस्थमा का और ज़्यादा अटैक्स प्रेसिपिटेट करते हैं। इनफैक्ट अभी अगर देखा जाए तो 5 से 6 दिनों में जो चेस्ट की ओपीडी है अस्थमा पेशेंट की, वो बहुत बढ़ गई है। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस समय कि जो आपके डॉक्टर के बताए गए जो सुझाव है या जो इनहेलर्स या जो मेडिकेशंस है, आप उसको ज़रूर से लें और पोल्यूशन से बचें, क्योंकि पोल्यूशन से बचाव भी अस्थमा के बचाव में एक जगह काउंट करता है। जी, हमारे साथ इस बीच एक कॉलर जुड़ गई है, कल्पना। कल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल है, मेरा बेटा 22 साल का है, उसको सुबह काफी नाक रहती है, उसकी परेशान होता है। जी डॉक्टर आशीष साहब, देखिए 2 बातें हैं इसके अंदर। पहला तो एक होता है जिसमें नाक बहती है, नाक के सिम्टम्स होते हैं, इसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। एक ही प्रॉब्लम है एलर्जी, जिसके कारण एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है या एस्थमा हो सकता है। एलर्जी एक मेन प्यूटेटिव फैक्टर है जिसके कारण तीनों बीमारी हो सकती है। ऐसा देखिए प्रायः पाया गया है कि 70 to 80% लोग जिनको एलर्जिक राइनाइटिस होती है, उनको आगे चल के एस्थमा होता है। अगर आपके बेटे को सुबह मॉर्निंग में नेजल सिम्टम्स हैं तो डेफिनेटली एक ENT को दिखाएं। वो कुछ हम लोग नेजल स्प्रे देते हैं, उससे उनको आराम मिलेगा। और ऐसे में एक PFT का टेस्ट होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है, हम लोग वो करते हैं। उसमें हमें अगर कोई हिडन कंपोनेंट अगर एस्थमा का हो वो पता चल जाता है, तो आप अपने फिजिशियन को दिखाएं, वो PFT करेगा। अगर अस्थमा होगा वो इसमें पता चल जाएगा। और जो आपको जो सुबह नेजल कंप्लेंट्स है उसके लिए जो एक एडिक्वेट मेडिकेशन है वो आपको ENT वाले डॉक्टर हेल्प करेंगे। डॉक्टर आशीष, जैसे कि अभी हम बात करें अस्थमा के बारे में, तो इसमें भी कुछ स्टेजेस होती हैं कि कुछ सीवियर स्टेज का जो है अस्थमा है और कई दफ़ा बहुत ही लाइट है, क्या कुछ इस तरह का भी होता है? हाँ जी, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा अस्थमा का जो क्लासिफिकेशन है, एक क्लासिफिकेशन जिसमें गोल्ड गाइडलाइंस बोलते हैं, उसके हिसाब से हम लोग इसका जीना गाइडलाइंस बोलते हैं, उसके हिसाब से हम लोग इसको करते हैं। इसका नाम है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर ब्रोंकियल एस्थमा। इसके अंदर जो सिवियरिटी होती है, जो PFT के बेसिस पे हम लोग पेशेंट को क्लासीफाई करते हैं, स्ट्रेटिफाई करते हैं कि किसका जितना फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम होगा या पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट होगा। बहुत छोटा सा टेस्ट है, OPD बेस्ड टेस्ट है, और ये पहला टेस्ट है जो ये बताता है कि अस्थमा है कि नहीं है। अगर है तो कितनी उसकी ब्रोंको डायलेटर रिवर्सिबिलिटी है, और अगर है तो कितना सिवियरिटी है। ये एक छोटा सा टेस्ट है जो ये बताता है कि अस्थमा एक बहुत ही अच्छी बीमारी इन द सेंस है क्योंकि इसके अंदर हम लोग स्टेप डाउन और स्टेप अप थेरेपी की बात करते हैं। जैसे अगर कोई बंदा को हमने कोई इनहेलर दिया हुआ है किसी पेशेंट को, अगर उसका इनहेलर बेटर होने लग जाता है, क्योंकि हमने देखा ये एपिसोडिक बीमारी है, वेरिएबल बीमारी है, तो हम उसका इनहेलर अपने आप कम कर सकते हैं और पेशेंट खुद भी कम कर सकता है। अगर उसके पास एक पीक फ्लो मास्टर होता है, एक छोटी डिवाइस होती है जो हम पेशेंट्स को देते हैं, वो उसमें अपना सुबह और शाम का PEFR चेक करके देख सकता है। अगर वो इम्प्रूव होता रहता है तो हम लोग अपने ड्रग्स को, इनहेलर्स को कम कर सकते हैं। और अगर कभी जब एक्सेसरबेशन होते हैं जो कि वायरल या बैक्टीरिया, जो वायरल या कभी पॉलन या कभी चेंज ऑफ वेदर के कारण होते हैं, हम उसको बढ़ा सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है अस्थमा में कि जो हम कंफ्यूज होते हैं फिजिशियंस की अपर रेस्पिरेटरी की अस्थमा है, 5 पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेशेंट को चाइल्डहुड हिस्ट्री है क्या, पास हिस्ट्री है क्या एक्सेसरबेशन की। अगर आपके पेशेंट को बार बार एस्थमेटिक अटैक्स ये सब हो रहे, इसका मतलब भी अस्थमा हो सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैमिली हिस्ट्री कैसी है, क्या आपके माता पिता में या ग्रैंड पेरेंट्स में अगर कोई हिस्ट्री है तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है PFT, और PFT में भी वेरिएबिलिटी, मतलब अगर आपने किसी को PFT किया, उसके बाद उसको इनहेलर दिया, उसके बाद PFT किया, अगर उसमें चेंजेस आ रहे हैं तो तीसरा अस्थमा हो सकता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डायरनल वेरिएबिलिटी। अस्थमा के पेशेंट में देखा गया है कि शाम के समय, रात के समय या अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा सांस फूलती है, तो जो ये डायरनल वेरिएबिलिटी होती है अगर ये भी बढ़ी हुई है तो ये भी फेवर करता है कि अस्थमा है। एंड पाँचवा पॉइंट है, अगर आपके इसिनोफिल्स
ये सीरम आईजी बढ़े हुए हैं, ये भी डिपिक्ट करते हैं कि आपको अस्थमा होगा। ये नॉर्मल वायरल नहीं है, और अगर ऐसा है तो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, वैक्सीन जरूर से लगाएं। वैक्सीन बहुत हेल्प करती है अस्थमा के प्रिवेंशन में। इनफैक्ट अभी भी जो इतने पॉल्यूशंस हो रहे हैं, मैं सारे पेशेंट जो भी कार्डियक या जो भी और भी पेशेंट्स हैं उनको भी हम लोग बोलते हैं कि वैक्सीन जरूर से लगाएं। वैक्सीन से काफी कुछ प्रिवेंशन होता है और आपकी सिवियरिटी। डॉक्टर आशीष, मैं रोकना चाहूंगी, कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, पहले उनका रुख कर लेते हैं। अब बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी बीवा जी, सवाल पूछिए अपना। सांस घर आती है सर, तो कभी कभी जबान मेरी बाहर आ जाती है, तो इसको हम क्या करें? सांस फूलती है, कई दफा जबान बाहर आ जाती है। देखिए, दोनों ही सिम्टम्स अलग हैं। सांस फूलना अस्थमा हो सकता है, COPD भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री कैसी है या आपका PFT टेस्ट में क्या रहा है। जबान बाहर निकलना एक अलग सा सिम्टम है। इसके बड़े आपकी मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं, जबान बाहर आने का मतलब? जी बाहर आ जाती है सर। देखिए, जीभ बाहर आ जाती है, कई कारण हो सकते हैं। क्या आपकी जीभ की साइज बड़ी, उसके कारण बाहर आ जाती है, या कभी कभी स्नोरिंग में भी, कुछ लोग स्नोरिंग में जो स्नोरर होते हैं रात में, उनके अंदर भी जीभ बाहर की तरफ आ जाती है। अगर आप स्नोरिंग नहीं है तो आप अपने फिजिशियन को दिखाएं कि क्या कोई लोकल कॉज तो नहीं है जिसके कारण जीभ बाहर आ जाती है, क्योंकि अस्थमा में जीभ बाहर आने का रिलेशन बड़ा कम है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। कुछ और जानना चाहती हैं आप? चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आशीष, आपकी बात मैंने बीच में काट दी थी। हाँ, अगर ये 5 पॉइंट्स है तो जिसके लिए हम बता सकते हैं कि अस्थमा है कि ये निमोनिया है। अगर अस्थमा है तो आप अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट या फिजिशियंस को दिखाएं। और क्योंकि हर बार जितनी बार इन्फेक्शन का हमें एपिसोड होता है, उतना ही हमारा लंग फंक्शन डिटेरियोरेट होता है। अस्थमा में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन। जितना जल्दी प्रिवेंट करेंगे, जितना आप अपना इनहेलर्स लेंगे, वैक्सीन लेंगे, उतनी ही अच्छा आपके रहेगा और आपकी डिजीज कंट्रोल रहेगी। हम डॉक्टर्स, चेस्ट स्पेशलिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरा जो अस्थमा के पेशेंट है वो वही सारे काम करे जो एक उसी नॉर्मल एज का बंदा या बच्चा कर सकता है। अगर वो फुटबॉल खेलना चाहता है तो फुटबॉल खेले, उसकी ब्रेथलेसनेस उसको इस चीज़ से रोके नहीं। अगर उसको वो काम करने में रुकावट आती है, इसका मतलब है कि कहीं डायग्नोसिस में या थेरेपी में, मैनेजमेंट में कहीं कमी है। जी, राम अवतार जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। जी सर मेरे 15-17 सालों से अस्थमा की प्रॉब्लम है और मैं कंटिन्यू शेरोफ्लो 250 रोटाकेप लेता हूँ और मेरे को लगभग 15-18-20 घंटे बाद एक बार लेना पड़ता है जी शेरोफ्लो। जी, डॉक्टर आशीष। देखिए, अगर आप सेरोफ्लो इतने लिमिटेशन में इतने 15-20 दिन के बाद एक बार लेते हैं तो इससे आपकी डिजीज कंट्रोल। नो सर, 15-20 घंटे बाद। अच्छा, हाँ, तो देखिए क्या होता है कि आप जो हम इनहेलर किसी भी पेशेंट को देते हैं वो डिपेंड करता है कि उसकी सिवियरिटी क्या है। अगर आपको अस्थमा है, क्योंकि आपको इतने सालों से अस्थमा है, तो जितने सालों से जब भी अस्थमा होता है तो उसमें एक COPD का भी कंपोनेंट, एक परमानेंट रिस्ट्रिक्शन का भी कंपोनेंट ऐड हो जाता है। ऐसे में देखा गया है कि कभी कभी हमें अपने इनहेलर स्टेप अप बढ़ाने पड़ते हैं या कोई और दूसरा मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ता है। तो अगर आप एक ही इनहेलर लंबे समय से लेते जा रहे हैं बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस से, वो भी एक गलत बात है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जो इनहेलर ले रहे हैं उससे आज मैंने इनहेलर लिया, उससे मेरा थोड़ा इन्फ्लेमेशन कम हुआ, थोड़ा ब्रोंकोडायलेटेशन कम हुआ, मुझे आराम मिलने लग जाएगा तो मैं उसको वहीं पे बंद कर देता हूँ। ये एकदम गलत है। हमको अपनी पूरी थेरेपी लेनी है सो दैट कि हमारी बॉडी में जो पूरा का पूरा एयरवे का जो इन्फ्लेमेशन है वो खत्म हो जाए और लंग पूरे ब्रोंकोडायलेटेड हो जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक अपनी स्टेबल और एक कंप्लीट थेरेपी लें। अगर आपको 15 घंटा मतलब दिन में 2 बार लेना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि आप एक बार PFT जरूर से करें और देखें आपका PFT कितना है और आपकी वेरिएबिलिटी कितनी है, तो इसमें कोई नया इनहेलर चालू किया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी राजेंद्र जी, सवाल पूछिए सर अपना। सर हमारा सवाल नहीं है कि हमको अचानक कभी छींक आता है तो गला फंस जाता है, बाहर जाता है। एक बार अगर आप दोहरा देंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक से सुन नहीं पाए आप क्या कह रहे हैं। ठीक है। कहने को तो यह है कि हमको कभी कभी अचानक जैसे छींक आया और उसमें गला फंस जाता है, ना नाक से सांस लिया जाता है ना मुंह से सांस लिया जाता है, यही सकते हैं। जी डॉक्टर श्वेता, आप सुन पाए ने? नहीं मैम, मैं नहीं सुन पाया इनको। जी डॉक्टर आशीष।
देखिए आपका जो ये जो छींक लेने के बाद आपको जो सांस अचानक से फूलती है, देखिए बहुत सी चीज़ें अस्थमा मिमिक भी बोलते हैं इसको। इसमें बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो अस्थमा जैसे प्रेसिपिटेट करती हैं। जैसे कि एक बड़ी अच्छी बीमारी है GERD है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। ऐसे CHF हो गया, पेरिकार्डिक बीमारियाँ हैं। ये सब बीमारी में हमको लगता है कि हमको अस्थमा जैसा हो रहा है। अगर आपको एकदम अचानक से छींक आई या हिचकी आई और आपका सांस फूलने लग गई, तो इसमें एक ब्रोंकोस्पास्टिक अस्थमा होता है कि आपका जो लंग है वो स्पासम में चला गया। ऐसे एक बीमारी आती है जिसको हम एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा बोलते हैं, कि हम चलते हैं, रनिंग करते हैं, रनिंग करने के 5 मिनट के बाद हमको अस्थमा होने लग जाता है। तो अस्थमा के बहुत से वेरिएंट्स हैं। आपका भी जो केस है एक वेरिएंट जैसा है। ऐसे केस में PFT बहुत हेल्प करती है ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी के साथ। अगर आपको ऐसा है तो आप अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट या ENT वाले को जरूर से दिखाएं। वो आपके जो अस्थमा मिमिक्स हैं उनको असेस करेंगे, PFT करेंगे और उससे पता चलेगा क्या आपका लंग इन्वॉल्व है कि लंग इन्वॉल्व नहीं है, या एसिडिटी का कोई कॉम्पोनेंट है कि नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और अभी मैं ऐड करना चाहूँगा, जब भी हम लोगों को कोई, जैसे किसी को TB हुई या कोई TB के बाद भी कुछ लोगों को 5 से 7% लोगों को अस्थमा या COPD की बीमारी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो लंग का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, जो फाइब्रोसिस है, जो एयरवे का इन्वॉल्वमेंट है, अल्वेलाइटिस है, उसके अंदर ये लोगों को, बहुत से लोगों को होता है। और इसका भी ट्रीटमेंट वैसा ही है जैसा ट्रीटमेंट हम लोग अस्थमा का करते हैं। चलिए सर, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर स्मिता, आपको क्या लगता है अगर साल भर में देखें तो सबसे ज्यादा जो ट्रिगरिंग वक्त है अस्थमा के लिए, शायद ये जब पोल्यूशन अपने पीक पर है? डॉक्टर आशीष, ऐसी कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं अस्थमा की? अगर हम देखें, ऐसे होता है कि कई दफ़ा कुछ लोग कारखानों में काम करते हैं जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, वो भी अस्थमा के शिकार हो जाते हैं। कई दफ़ा किसी को कोई पॉलन से एलर्जी है, मतलब जनरली जब लोग आपके पास जाते हैं तो आप आइडेंटिफाई भी किस तरह से करते हैं कि आपको ये एलर्जी है और आपको इससे बचना चाहिए, या फिर सबको हर चीज़ से एलर्जी होती है, ये भी मुमकिन है? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है कि व्हाट इज ऑक्यूपेशनल अस्थमा। बहुत बार क्या होता है कि कोई किसी सॉल्वेंट की फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई किसी पेन की फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो जो पेन के सॉल्वेंट्स हैं ये सब ट्रिगर कर सकते हैं आपके अस्थमा को। जैसा सर ने भी बोला कि ऑक्यूपेशनल अस्थमा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशनल COPD वर्ड कॉमन आता है। अगर इनफैक्ट जब भी आप अस्थमा का पेशेंट आपके पहली बार आपके क्लिनिक पे आता है तो आप सबसे पहले उसकी बहुत डिटेल हिस्ट्री लेते हैं कि इसको घर में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बाहर जाके प्रॉब्लम होती है, एक्सरसाइज करने के बाद प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो डिटेल हिस्ट्री वही हमको बताती है कि क्या उसके जो एक्साइटिंग फैक्टर्स हैं, जिस फैक्टर से वो प्रेसिपिटेट हो रहा है उसका अस्थमा, वो पता लगाए। अस्थमा एक जैसे जैसे जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हमको पता चलेगा, कुछ को कैट से होता है, कुछ को अपने कॉटन डस्ट से हो जाता है। तो जो ये ऐसी चीज़ें आप देखिए, जब भी अभी जब मार्च अप्रैल में जब फसलें कटेंगी तब लोगों का अस्थमा बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि उधर से बहुत से जर्म्स वो सब आते हैं, पॉलन आते हैं। इनफैक्ट जब भी ठंडक, जब इस समय प्रॉब्लम होती है, इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम दिल्ली में क्या होता है, जब स्मॉग आता है, जब एयर का सर्कुलेशन कम हो जाता है, स्मॉग आने लग जाता है, तो जो वायरस या जो भी एलर्जन या जो भी नॉक्शियस गैसेस हैं, ये यहीं के यहीं हम लोग के साथ रह जाती है और ये बार बार हम लोग को ट्रिगर करती हैं। ऐसे में भी अस्थमा या COPD की जो प्रॉब्लम्स हम लोगों की बढ़ जाती है। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अब हम लोग सारे पेशेंट्स, जो भी हमारे पेशेंट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं, अगर आप पहले तो अपने एक्सपोजर को अवॉइड करो। जो भी पेरेंट्स, बड़े लोग जो भी सुबह मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक पे जा रहे हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस समय AQI सबसे ज़्यादा 400 हिट कर रहा होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों को बहुत ज़्यादा ऐसे भागने वाली, जब भी शाम को या जाएँ, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें AQI बहुत आता है, बच्चों को बहुत आता है। इंडोर एयर पॉल्यूशन भी आज बड़ा एंग्जाइटी आ रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत अर्बनाइजेशन हो रहा है दिल्ली NCR में, तो जो पॉल्यूटेंट वो कमरों के अंदर, घर के अंदर बंद जाते हैं। आप अपने घर को वेंटिलेट जरूर करें, दिन में 2 बार जरूर से खिड़की दरवाजे सारे खोलें, सो दैट वेंटिलेशन प्रॉपर हो। अगर आपके घर में कोई कार्डियक पेशेंट जो एस्थमेटिक है, या जो बच्चा जो बहुत सीवियर एस्थमा है, ऐसे केसेस में एयर प्योरीफायर भी ऐसे कुछ सबसेट में बहुत इफेक्टिव होता है। आप जितना अपने को लिमिट करेंगे पोल्यूशन से, उतने ही ज़्यादा अच्छे से बच पाएंगे। बाकी आपके इनहेलर्स, मेडिकेशंस, आपकी वैक्सीन्स, ये आपको हर समय से प्रिवेंट करेंगे। डॉक्टर आशीष, जैसे कि हम लगातार बात करें, ठंड में बहुत ट्रिगर करता है, बरसात के मौसम में ट्रिगर करता है, तो क्या एयर कंडीशन से भी प्रॉब्लम हो सकती है? एयर कंडीशन कहने का मतलब पोल्यूशन से यू आर टॉकिंग अबाउट? नहीं, एयर कंडीशन मतलब ठंड से, अगर आप रात में बहुत ज़्यादा ठंडा करके रूम सो रहे हैं। जो एयर कंडीशनर से, देखिए एयर कंडीशनर में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बहुत लोगों को कोल्ड इंड्यूस मतलब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है, बहुत ज़्यादा ठंडक हवा जाने से जो अपना ब्रोंकस है वो दब सकता है, अस्थमा जैसी कंडीशन मैनिफेस्ट हो सकती है। ये भी एक तरीके से अस्थमा वेरिएंट इसको बोलते हैं। जैसे हम लोग कुछ लोग एक्सरसाइज दौड़ते हैं, उसके कारण ठंडक हो जाती है, इसके कारण भी वैसे कंस्ट्रिक्शन होता है।
दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जो एयर कंडीशनर है, जब ज़रूरत नहीं है तब भी आप एयर कंडीशनर करते हैं, उससे ह्यूमिडिटी बढ़ती है। जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो जो फंगस, मोल्ड्स, इनका ग्रोथ बढ़ना ज़्यादा चालू होता है और बहुत से लोग इससे भी एलर्जन हो सकते हैं। तो डेफिनेटली इन 2 तरीक़ों से एयर कंडीशनर आपके अस्थमा को बढ़ा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं हर अपने जो पेशेंट्स और आपके माध्यम से सभी को बोलना चाहूँगा, इन्हेलर ही सही है। हम लोगों को लगता है इन्हेलर की आदत पड़ जाएगी, इन्हेलर की कभी आदत नहीं पड़ती। ये इन्हेलर कभी भी ब्रेन में जाके न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन नहीं करता। ये ड्रग्स नहीं, ये अल्कोहल नहीं, ये स्मोकिंग नहीं है। इन्हेलर की कभी आदत नहीं पड़ती और इन्हेलर ही जो सबसे बढ़िया, सोफिस्टिकेटेड और इफेक्टिव ट्रीटमेंट ब्रोंकियल अस्थमा के लिए है। क्योंकि इसके 2 कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो इन्हेलर लेते हैं हम लोग, वो सीधे हमारे लंग्स में जाता है। हम जो दवाएं खाते हैं, जो लोग, क्योंकि सभी पेशेंट आपके बोलते हैं मैं दवाई लिख दीजिए, इन्हेलर की आदत पड़ जाएगी। तो जो दवाएं हम खाते हैं वो माइक्रोग्राम में खाते, मिलीग्राम में खाते हैं। जो इन्हेलर्स होते हैं वो माइक्रोग्राम में होते हैं। 1/6वां भाग का जो दवाएं फेफड़ों में जारी होती हैं, जो कि एकदम ना के बराबर होती है, जिसका कोई सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन नहीं होता। इससे ये दवाई किसी और बॉडी के ऑर्गन पार्ट को डैमेज नहीं करती। इसीलिए इन्हेलर ही सही है, क्योंकि ये डायरेक्ट काम कर रहा है और बहुत मिनिमल डोज में ये काम कर रहा है। इन्हेलर ही मैनकाइंड के लिए सबसे सेफ कोई भी मेडिसिन बनी है तो इन्हेलर्स ही हैं। पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी स्टडी है तो देखा गया 60 से 70% लोग अपने प्रॉपर इन्हेलर्स या रोटा कैप नहीं ले पाते। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डेक्सिटी की प्रॉब्लम है, आप बहुत वीक है या आप अपना इन्हेलर प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, तो आप इसको होम नेबुलाइजेशन में भी अपने को स्विच कर सकते हैं, वो भी किया जा सकता है। और अगर आप हर बार जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ पे जरूर से असिस्टेंट होंगे, आप उनसे ज़रूर बात करें कि इफ़ेक्टिव तरीका क्या है एक अपना रोटा कैप्स या इन्हेलर लेने का। क्योंकि 60 से 70% लोगों को इंडिया में इन्हेलर लेने की सही पद्धति नहीं आती है, इसीलिए उनको उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है, इसीलिए उनको लगता है कि इन्हेलर काम नहीं कर रहा है, हमें मेडिसिन दे। तो आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा इन्हेलर ही सही है। कहीं गड़बड़ी है तो अपने फिजिशियन से बात कीजिए कि वो इन्हेलर काम क्यों नहीं कर रहा है। इन्हेलर जो भी हम शॉट लेते हैं वो 12 घंटे से 24 घंटे तक रहता है। अगर आप 2-3 दिन बाद अपना इन्हेलर ले रहे हैं, इसका मतलब आप सही से इन्हेलर नहीं ले रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है। आप या तो रेगुलर इन्हेलर लीजिए या इन्हेलर की डोजेस को कम कीजिए। इस तरीके से 2 दिन में 3 दिन लेने से इन्हेलर में कभी कोई फायदा नहीं होता।